Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss the important questions of the course Identification of Children with Hearing Impairment and their Assessment. इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं यूनिट वाइज ही डिस्कस कर रही हूँ ताकि हम सीक्वेंस में सब कुछ सीख सकें। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें क्या ज़रूरत है और किन किन टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस के लिए। अगर हम देखें तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है अर्ली आइडेंटिफिकेशन की, ताकि हम लैंग्वेज डिले को बचा सके, प्रिवेंट कर सके। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम लैंग्वेज डिले? जैसे कि हमें पता है कि हियरिंग हमारा प्राइमरी रास्ता होता है लैंग्वेज को सीखने के लिए। अगर बच्चा सुनेगा ही नहीं तो वो आगे बोलेगा कैसे, समझेगा कैसे? तो हियरिंग इज़ द प्राइमरी चैनल फॉर द एक्विजिशन ऑफ द लैंग्वेज। और दूसरी चीज़ है कि अर्ली डिटेक्शन सपोर्ट करती है ताकि लैंग्वेज का जो क्रिटिकल पीरियड होता है 0 to 3 ईयर्स, वहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ कि प्रिवेंट करना लैंग्वेज डिले को, प्रिवेंट करना डिले इन द स्पीच एंड द डिले इन द लैंग्वेज। सेकेंड रीज़न होता है कि जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी जल्दी हम रेमेडियल मेजर्स ले सकेंगे, उतनी जल्दी हम इंटरवीन कर सकेंगे। इंटरवीन इन द सेंस कि अगर हम हेयरिंग लॉस है तो हम उनको हेयरिंग एड्स दे सकेंगे। दूसरी चीज़, हम एम्पलीफाइंग डिवाइसेस का यूज़ कर सकेंगे जिनकी उनको ज़रूरत पड़ती है। द नेक्स्ट रीज़न इज़ कि स्कूल रेडीनेस के लिए बच्चे को प्रिपेयर करेंगे ताकि बच्चा जब स्कूल में जाए तो वो बाकी बच्चों से पीछे ना रहे। स्कूल भी उस इंक्लूजन को सपोर्ट करेगा और दूसरी चीज़ एकेडमिक बैकवर्डनेस से बच्चे को बचाएगा। अगला रीज़न है कि हम पेरेंट्स को काउंसलिंग दे सकेंगे। जितनी जल्दी हमें बीमारी का पता चलेगा उतनी जल्दी हम अवेयरनेस फैलाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, कम्युनिकेशन कैसे करनी है बच्चे के साथ वो मेथड्स बताएंगे, अलग अलग ऑप्शंस बताएंगे। ये होम बेस्ड स्टिमुलेशन हो जाएगा। घर पे ही बच्चे की कैसे मदद कर सकते हैं वो चीज़, पेरेंट्स को कैसे इमोशनल सपोर्ट करना है, कैसे कम्युनिकेशन गैप को कम करना है, तो ये वाला रीज़न हो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न आ जाएगा हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी प्लानिंग। अर्ली आइडेंटिफिकेशन इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से प्लानिंग कर सके, अलग अलग डायमेंशंस में प्लानिंग कर सके। ऑडियोलॉजिस्ट को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं जो हमारी कोर टीम है उसके अंदर। स्पेशल एजुकेटर्स जैसे कि जो हेयरिंग इम्पेयर्ड में स्पेशलाइज्ड हो उनका यूज़ कर सकते हैं। स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट की भी मदद ले सकते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी कि नीड क्या थी, इसकी ज़रूरत क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें पेपर में एग्ज़ाम्पल भी मेंशन कर सकते हैं कि सोचो अगर एक बच्चा 5 साल का हो गया लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा, तो हमने तो उसकी 5 साल की लर्निंग रोक दी ना। बट अगर हमें बर्थ के 3 मंथ्स तक ही पता चल जाता या पहले ही पता चल जाता कि बच्चे को हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है या कोई और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, तो हम उसको जल्दी आइडेंटिफाई करके जल्दी इंटरवीन कर सकते थे और उसकी प्रॉब्लम को कम कर सकते थे। उस शायद अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई करते तो वो भी, उसका डेवलपमेंट भी दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल हो जाता। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन में किन किन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आ जाती है यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग, UNHS, यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग। इसमें यूनिवर्सल वर्ड आया है, इसका मतलब ये हर एक बच्चे के साथ की जाती है ये टेस्टिंग, चाहे वो बच्चा नॉर्मल हो या उसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो, लेकिन ये सभी बच्चे के लिए की जाती है और पैदा होने के बाद तुरंत की जाती है। उस फर्स्ट डे पे ही कर देते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले। ये मेडिकल ट्रीटमेंट होती है जिसमें मशीन्स वगैरह का यूज़ करके पता लगाया जाता है कि बच्चे में हेयरिंग लॉस की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। यूनिवर्सल न्यूबॉर्न के एग्जांपल्स है OAE दैट इज़ ऑटो अकाउस्टिक एमिशन, और अगला आ जाता है AABR दैट इज़ ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्ट्रीम रिस्पॉन्स। ठीक है, ये दोनों टेस्ट जो है वो मशीन्स की मदद से होते हैं और न्यूबॉर्न बेबी के साथ किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हम बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री, जिसमें हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और तब पता चलता है कि बच्चे में हेयरिंग लॉस है कि नहीं है। इसमें नेचुरल रिएक्शन का पता लगाया जाता है कि बच्चा नेचुरली कैसे रिएक्ट कर रहा है। इसमें किसी मशीन्स का यूज़ नहीं होता, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का यूज़ होता है। जैसे कि हम पीछे से कोई लाउड साउंड बजाए या किसी बेल की या किसी ड्रम की सुनाए तो क्या बच्चा रिएक्शन दे रहा है, आंखें झपका रहा है या शॉक हो रहा है या उसने रोना स्टार्ट कर दिया या नहीं। तो ये सब रिएक्शंस हम नोट करते हैं और तब पता चलता है कि हमें कि बच्चे में हेयरिंग लॉस है या नो। नेक्स्ट हम बात करें विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक तो किसी विजुअल चीज़ का यूज़ होगा और दूसरा फिर रीइंफोर्समेंट की तरह वो एक्ट करेगा। इसमें नेचुरल रिफ्लेक्सेस का यूज़ होता है
इसमें हम रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं और चेक करते हैं बच्चे के नेचुरल रिफ्लेक्सेस को। जैसे कि किसी बच्चे को साउंड प्रूफ कमरे में बिठा देते हैं और फिर कहीं कहीं से आवाज़ आती है, तो अगर बच्चा आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुड़ता है या उसकी तरफ देखता है, तो इसका मतलब वो सुन सकता है। और फिर जब वो उधर देखता है जहाँ से आवाज़ आ रही है, तो वहाँ से हम कोई विजुअल रीइंफोर्समेंट दिखाते हैं, जैसे कोई खिलौना, कोई टेडी बियर दिखा देंगे, ताकि वो बच्चा दोबारा आवाज़ सुने तो उस तरफ देखे, एज अ रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पीटीए। पीटीए को हम बोलते हैं प्योर टोन ऑडियोमेट्री। टोन, इसमें हम बच्चे को अलग अलग ट्यूनिंग सुनाते हैं। जैसे कि ये जब किया जाता है जब बच्चा इंस्ट्रक्शन समझने के लायक हो जाता है, जैसे 3 से 5 साल का बच्चा, हम इसमें हेडफोन्स बच्चे को पहना देते हैं और अलग अलग फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के साथ बीप साउंड सुनाते हैं। इससे हमें बच्चों का एग्जैक्ट डिग्री पता चलता है कि लॉस का क्या डिग्री है, माइल्ड है, मॉडरेट है या प्रोफाउंड है, ये सब पता चल जाता है। मेथड है हमारा टिम्पैनोमेट्री, जिसमें हम ये देखते हैं कि मिडल ईयर में जो कान का जो पर्दा होता है, दैट इज़ ईयर ड्रम के पीछे पानी तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रखा, वो एयर प्रेशर की मदद से हम चेक करते हैं। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कॉन्ड्यूसिव हियरिंग लॉस हो जाता है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हियरिंग लॉस है या नहीं है। और मैंने जैसे आपको बताया कि स्टार्टिंग में जो है न्यूबॉर्न बेबी में हियरिंग स्क्रीनिंग करने के लिए यूनिवर्सल जो मेथड होता है, जिसमें हम ऑटो अकाउस्टिक का यूज़ करते हैं या मशीन्स का यूज़ करते हैं, तो वो जैसे कि ये कान में मशीन डाल के चेक किया जाता है कि हियरिंग लॉस है या नहीं है। ठीक है। और फिर बीओए के बारे में पढ़ा, वीआरए के बारे में पढ़ा। तो इन सब चीज़ों में हम अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि बिहेवियर में हम बिहेवियर को चेक करते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करेंगे। इसमें बिहेवियर में हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करेंगे, विजुअल में हम रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है। पीटीए में दैट इज़ प्योर टोन ऑडियोमेट्री में हम हेडफोन्स या बीप्स का यूज़ करते हैं। टिम्पैनोमेट्री में हम एयर प्रेशर का यूज़ करते हैं और इनमें हम मशीन्स का यूज़ करते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। एक और चीज़ आप मेंशन कर सकते हो 136 रूल के बारे में। अर्ली आइडेंटिफिकेशन में पहले मंथ के अंदर स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए, फिर 3 महीने तक डायग्नोसिस हो जानी चाहिए और 6 महीने तक इंटरवेंशन हो जाएगी, तो बच्चे का डेवलपमेंट हम एक अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन इसीलिए ज़रूरी है ताकि टाइमली इंटरवेंशन हो सके, बेटर कम्युनिकेशन हो सके और उसके बाद इम्प्रूव्ड एजुकेशनल इंटीग्रेशन हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट का क्या यूज़ है और उसका एजुकेशन में क्या रेलेवेंस है। तो सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं होता कि बच्चे को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, हमें बाकी डिटेल्स की भी ज़रूरत होती है। तो ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट से हमें कई चीज़ों का पता चलता है, जैसे कि टाइप ऑफ लॉस, किस टाइप का लॉस हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, आउटर ईयर में दिक्कत आ रही है, कॉन्ड्यूसिव में दिक्कत आ रही है या इनर ईयर में दिक्कत आ रही है या सेंसरी न्यूरल चीज़ों में दिक्कत आ रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो उस टाइप ऑफ प्रॉब्लम की हमें यहाँ पे पता चलता है। कॉन्ड्यूसिव प्रॉब्लम है, सेंसरी न्यूरल प्रॉब्लम है या कोई मिक्स्ड प्रॉब्लम है, आउटर ईयर में प्रॉब्लम है, इनर ईयर में प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है डिग्री, कितने डिग्री तक सुनाई देता है, कितना नहीं, जिसमें आ जाएगा माइल्ड टू प्रोफाउंड। इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड ये सब आ जाता है। इसमें हम इंटेंसिटी और लाउडनेस का पता चलता है इससे हमें। उसके बाद आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलता है कि क्या बच्चे को सिर्फ हाई पिच या लो पिच ही सुनाई दे रही है या फिर सभी पिच सुनाई दे रही है। तो पिच को डिफाइन करता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। प्रीनेटल होता है बर्थ से पहले। तो बर्थ से पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को कोई इन्फेक्शन था या नहीं था, जैसे रुबेला वगैरह। देन नेटल हिस्ट्री होता है। नेटल मतलब बर्थ के टाइम पे, जब पैदा हो रहा था बच्चा, तो उस टाइम पे क्या ऑक्सीजन की कमी हुई, जॉन्डिस हुआ या कोई और प्रॉब्लम हुई। देन पोस्ट नेटल, और ऑल्सो हमें पोस्टनेटल फैक्टर्स में ये पता चलता है कि क्या बचपन में कोई तेज़ बुखार हुआ है, मेनिंजाइटिस हुआ है, या और फिर बाद में फैमिली हिस्ट्री की भी पता चलती है कि फैमिली में किसी और को भी हियरिंग लॉस है या नहीं है। देखो, हमने टेक्निक्स में यूज़ करा था प्योर टोन ऑडियोमेट्री, जिसमें हम ये देखते थे कि बच्चा बीप साउंड्स को सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा।
ठीक है। लेकिन हम स्पीच ऑडियोमेट्री में ये देखते हैं कि बच्चा ह्यूमन स्पीच को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। तो वो होता है हमारा स्पीच ऑडियोमेट्री कि रिसेप्शन, मतलब कि जब वो आवाज़ सुन रहा है तब उसको प्रॉब्लम आ रही है, अलग अलग साउंड्स को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है या नहीं। तो ये सब चीज़ें स्पीच डिस्क्रिमिनेशन। अब हम ये देखेंगे कि एजुकेशन में ऑडियो लॉजिकल जो हमारा असेसमेंट है उसका क्या यूज़ है, क्या रेलेवेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हियरिंग एड में बेनिफिट्स मिलता है। जैसे कि अगर बच्चे को स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन करने में, तो हम हियरिंग एड का यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ असिस्टिव डिवाइसेस हम बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमें लगेगा कि इसका रेलेवेंस एजुकेशन में क्या है। मतलब ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट तो डॉक्टर्स करते हैं, वो तो एक मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें स्पेशल एजुकेटर्स का क्या काम है। लेकिन अगर स्पेशल एजुकेटर्स को ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट पढ़ना नहीं आता, एनालाइज करना नहीं आता, तो फिर उनको एक क्लियर रोड मैप कैसे मिलेगा कि उनको कैसे बच्चों को पढ़ाना है और कैसे एजुकेशन में उस चीज़ का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेक्शन करते हैं हम कम्युनिकेशन मोड का। हम बातचीत के तरीक़ों में बदलाव लाते हैं। ऑडियोलॉजिकल रिपोर्ट हमें बताती है कि बच्चे को किस मोड में पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है या किस मोड से वो कम्युनिकेशन ज़्यादा आसानी से कर सकता है। जैसे कि अगर बच्चे का जो लॉस है वो माइल्ड या मॉडरेट है, तो हम ओरली उससे सुना सकते हैं, ओरल लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर देंगे। लेकिन अगर प्रोफाउंड है, बहुत ही ज़्यादा लॉस है, तो हमें साइन लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा या टोटल कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ओरल में हम यूज़ करते हैं, ओरल में जब यूज़ करेंगे जब माइल्ड या मॉडरेट होगा। ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो माइल्ड या मॉडरेट होगी तब हम ओरल अप्रोच का यूज़ करेंगे। लेकिन टोटल कम्युनिकेशन का यूज़ तब हम करेंगे जब प्रोफाउंड और बिल्कुल सीवियर लॉस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पर हियरिंग लॉस हो रखा होगा, तो हम टोटल कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, दैट इज़ साइन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर नॉर्मल होगा तो हम मॉडरेट और बाइलिंगुअल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर फिटिंग की असिस्टिव डिवाइसेस को यूज़ करेंगे हम, क्योंकि रिपोर्ट के बिना बच्चे को सही मशीन नहीं मिल सकती। असेसमेंट से हमें ये पता चलता है कि बच्चे को कौन से मशीन की ज़रूरत है या किस टाइप की मशीन की उनको ज़रूरत। चलो अब हम देखेंगे कि क्लासरूम में टीचर्स अडेप्टेशन कर सकती है अगर टीचर ने बच्चे की पूरी असेसमेंट रिपोर्ट पढ़ी हो। क्लासरूम में अडेप्टेशन कैसे कर सकती है टीचर, और उससे पहले मैं ये बता दूं कि असिस्टेड डिवाइसेस में हियरिंग एड्स और इन सब चीज़ों में ये भी पता चलता है कि उसको कौन से कान में ज़रूरत है, लेफ़्ट में ज़रूरत है या राइट में ज़रूरत है या दोनों कानों में ज़रूरत है। तो ये तो रिपोर्ट ही डिसाइड करता है ना। देन हम थर्ड चीज़ में क्लासरूम अडेप्टेशंस में प्रेफरेबल सिटिंग अरेंजमेंट भी देख सकते हैं कि सही जगह कौन सी है। अगर बच्चे का राइट ईयर काम कर रहा है तो टीचर उसको ऐसी पोजीशन पे बिठाएगी जहाँ से वो राइट कान से सुन सके या टीचर उसके राइट साइड में हो और वाइस वर्सा। ठीक है, तो बच्चे को हमेशा आगे बिठाएंगे एक तो, ताकि वो टीचर के चेहरे को देख सके, लिप रीडिंग कर सके और उसको आवाज़ भी साफ सुनाई दे। ये सारी चीज़ें जो है वो क्लासरूम अडेप्टेशन हो सकता है। विजुअल एड्स का यूज़ करेंगे ताकि बच्चे देख के ज़्यादा लर्निंग कर सके। प्रेफरेबल सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, ये भी मैंने बता दिया। अगला आ जाता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लानिंग करेंगे। मतलब कि इंडिविजुअलाइज प्लान बनाएंगे। असेसमेंट को देकर टीचर ये देखेगा कि हर एक बच्चे को अलग अलग गोल्स डिसाइड करेगा कि ये बच्चा इतना अचीव कर सकता है और इसको ये करना है। ठीक है, क्या बच्चा 10 फीट की दूरी से आवाज़ पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा, तो ये सब चीज़ें देखकर ही उसके गोल। इसमें हम एक और पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं कि रिसोर्स रूम सपोर्ट। रिसोर्स रूम सपोर्ट में ये चीज़ आएगी कि हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट से कि क्या बच्चे को किसी स्पेशल रिसोर्स रूम की ज़रूरत है या किसी स्पेशल स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, और उसको क्या कोई स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत है। अगर उसको डायरेक्ट आवाज़ नहीं आ रही तो किसी हियरिंग एड की ज़रूरत है। ये सब ऑडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पर ही डिपेंड करता है कि इन सब चीज़ों की नीड है या नहीं है। फाइनली लास्ट में ये कंक्लूड करते हैं कि असेसमेंट जो है, असेसमेंट क्या करता है, असेसमेंट लीड्स टू वेयर, असेसमेंट लीड्स टू इंटरवेंशन। जब तक हम असेस ही नहीं करेंगे तब तक हम इंटरवेंशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो
डिग्री का नहीं पता चलेगा, टाइप का नहीं पता चलेगा प्रॉब्लम को, तो हम उसको सही तरह की एजुकेशन दे ही नहीं सकते। तो दिस इज़ द रेलेवेंस ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये एक टीचर का ही काम होता है कि वो बच्चे को इमोशनली डेवलप कर सके, खुद को एक्सप्रेस करना सिखा सके। तो टीचर को पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है, और बच्चे की लैंग्वेज रिलेटेड और कम्युनिकेशन रिलेटेड नीड्स क्या है, ज़रूरतें क्या है, उनको समझना, उनको डेवलप करना और उनको उनका असेसमेंट करना। तो हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन का क्या रोल है, कम्युनिकेशन की क्या नीड्स है, ज़रूरत क्या है बच्चे को कम्युनिकेट करने की। सबसे पहली चीज़ है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटरी स्किल्स। ऑडिटरी मतलब सुनने से रिलेटेड स्किल्स का डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमारे कई सारी चीज़ें आ जाती है एडवांस कम्युनिकेशन नीड्स के अंदर। जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, कि कौन सी आवाज़ है, कहाँ से आ रही है, ये सब पता लगाना। डिस्क्रिमिनेट कर पाना अलग अलग तरह की आवाज़ों को, जैसे कि प और ब को, ये प की साउंड है, ये ब की साउंड है, ये स की साउंड है, ये श की साउंड है, इनकी डिस्क्रिमिनेशन करना। ऑडिटरी मेमोरी मतलब सुनी हुई चीज़ों को याद रखना। फिर लंबे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पा रहा है या नहीं, मतलब कि अगर लंबा इंस्ट्रक्शन दिया है तो अगर बच्चा रीसेंट इंस्ट्रक्शन याद रख रहा है और पीछे वाला भूल जा रहा है, इसका मतलब उसकी ऑडिटरी मेमोरी वीक है। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है लोकलाइजेशन, मतलब आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेफ़्ट से, राइट से, उसकी तरफ मुड़ रहा है तो वो लोकलाइजेशन हो गया। फंक्शनल कम्युनिकेशन मतलब वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं, जैसे कि मुझे वॉशरूम जाना है। इसमें टोटल कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, साइन लैंग्वेज की, स्पीच की, जेस्चर्स की। ठीक है, तो ये फंक्शनल कम्युनिकेशन का पार्ट है, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना। स्पीच इंटेलिजिबिलिटी होता है कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, अपनी लैंग्वेज को समझा पाना। हमारी माँ ही नहीं, लेकिन कोई भी दूसरा पर्सन जो हमें सुनेगा वो हमें अंडरस्टैंड कर पाए, हमारी स्पीच को कॉम्प्रिहेंड कर पाए, तो वो स्पीच इंटेलिजिबिलिटी होता है। ठीक है, और फिर लास्ट आ जाएगा सोशल इंटरेक्शन स्किल्स, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चा कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं, कंटेक्स्ट में बोल पा रहा है या नहीं। एक कंटेक्स्ट में बोलना, ठीक है, अपनी टर्न का वेट करना, अंडरस्टैंड करना, दूसरे को सुनना, आई कांटेक्ट बनाए रखना, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करना, मतलब ओवरऑल कम्युनिकेशन, जिसमें हम इसको हम प्रैग्मेटिक्स भी बोलते हैं, मतलब कि लैंग्वेज को यूज़ कैसे करता है। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिकेटिव नीड्स बच्चे के क्या क्या है। उसके बाद आ जाता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट के क्या क्या डोमेन्स हैं और लैंग्वेज रिलेटेड नीड्स क्या है। सबसे पहले लैंग्वेज के डोमेन्स देखें तो वो है फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। ये 5 डोमेन होते हैं हमारे लैंग्वेज के, जिसमें फोनोलॉजी के अंदर आ जाता है कि साउंड्स की समझ। ठीक है, साउंड्स की समझ में कैसे आ जाता है, जैसे कि प, ब, म, इन सब में फ़र्क करना, प, ब, म, इन सब में डिफ्रेंशिएट करना, साउंड से रिलेटेड होता है फोनोलॉजी। सिंटेक्स इज़ रिलेटेड टू ग्रामर, क्या हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को समझना, जैसे मैं पानी पीता हूँ या पानी मैं पीता, ये गलत है ना, मैं पानी पीता हूँ सही है। तो सिंटेक्स को समझना, ग्रामर को समझना। सिमेंटिक मतलब मीनिंग्स को समझना, कंटेक्स्ट में बोलना। एप्पल बोलना मतलब कि एक एप्पल की फ़ोटो आ रही है कि हाँ ये एप्पल है, ये सेब है, तो सिमेंटिक्स इज़ रिलेटेड टू मीनिंग। प्रैग्मेटिक्स इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज को सोशली यूज़ करना, सोशल इंट्रैक्शन स्किल्स आ जाती है प्रैग्मेटिक्स में। कंटेक्स्ट में बोलना, मौके के हिसाब से बोलना, पता होना चाहिए कि हमें टीचर के आगे कैसे बात करनी है और दोस्तों के सामने कैसे बात करनी है। ठीक है, तो ये द बिग 5 डोमेन्स थे हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट के। अब हम ये देखेंगे कि हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे बच्चे के लैंग्वेज स्किल्स का और कम्युनिकेशन स्किल्स का। सबसे पहले तो एक तो ऑब्जर्वेशन करके कर सकते हैं नेचुरल सेटिंग्स में, और दूसरा हम कुछ स्टैंडर्डाइज मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज हम बच्चे के देखेंगे कैसे वो फंक्शनल यूज़ कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है नेचुरल ऑब्जर्वेशन में, नेचुरल सेटिंग में। कुछ लैंग्वेज सैम्पल एनालिसिस, पहले से ही सैम्पल या टेस्ट डिसाइड करेंगे एज के हिसाब से, उनको यूज़ कर सकते हैं, या फंक्शनल कम्युनिकेशन असेसमेंट कर सकते हैं, इनफॉर्मल असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये सब असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को असेस करने के लिए। तो हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि असेसमेंट जो है या इवैल्यूएशन जो है वो हमें कॉन्टिन्यूस करना होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस करेंगे, ऑब्जर्वेशन करके करेंगे, चेकलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स का यूज़ करते हैं ताकि हम एनालिसिस कर सके बाद में ढंग से। ठीक है, नेचुरल सेटिंग्स में करना चाहिए, क्लासरूम में या घर पे, क्लिनिक्स वगैरह में अवॉइड करना चाहिए। ठीक है,
तो ये हमारा असेसमेंट प्रोसीजर हो गया। कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि अर्ली लैंग्वेज असेसमेंट भी ज़रूरी होता है टारगेटेड इंटरवेंशन प्लानिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। टोटल 5 क्वेश्चन है जो हर एक यूनिट से इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें हम, तो वो है कि नीड फॉर द असेसमेंट ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। हर एक क्वेश्चन में असेसमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे कोर्स का नाम ही यही है कि आइडेंटिफाई करना और उन चीज़ों को असेस करना। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे हेयरिंग लॉस को, फिर हमने आइडेंटिफाई करा कम्युनिकेशन को, ठीक है, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज को। अब हम देखेंगे कि रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को हम कैसे असेस करेंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे कि लैंग्वेज जो है वो रिसेप्टिव मतलब सुनना और उसको समझना, और एक्सप्रेसिव मतलब बोलना। LSRW जो हमारे 4 स्किल्स होते हैं, जिसमें लिसनिंग और रीडिंग दोनों रिसेप्टिव होते हैं, और स्पीकिंग और राइटिंग हमारे एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है। LSRW लिसनिंग और राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग ये दोनों रिसेप्टिव होते हैं, जिसमें हम पैसिव होते हैं, ठीक है। और स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों जो है हमारे एक्सप्रेसिव होते हैं या फिर प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव में क्या अंतर है। रिसेप्टिव मतलब कि सुनना और समझना। तो सुनने में जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में भी देखा है, सुनना मतलब ऑडिटरी से रिलेटेड होता है। तो ऑडिटरी अवेयरनेस होना, अवेयरनेस के मतलब क्या, अवेयरनेस में आ जाएगा आइडेंटिफाई करना, ऑडिटरी आइडेंटिफाई, कहाँ से आवाज़ आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना, डिस्क्रिमिनेट करना कि कौन सी आवाज़ किस चीज़ की है, परसेप्शन उसको समझना, ठीक है, मेमोरी उसकी जो कमांड्स है इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना, मेमोरी दिमाग में रखना कि क्या इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है। ऑडिटरी मेमोरी, ऑडिटरी परसेप्शन, डिफ्रेंसिएशन, आइडेंटिफिकेशन, अवेयरनेस, ठीक है। वोकेबलरी को समझना, कॉम्प्रीहेंड करना नए नए वर्ड्स को, ठीक है। कमांड्स फॉलो करना जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ, ये सारी चीज़ें। और वोकेबलरी को अंडरस्टैंड करना, अलग अलग वर्ड्स का क्या क्या मतलब है, बेशक उनको बोल ना पाए लेकिन रिसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग मतलब उनको समझ पाए। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का यूज़। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में बोलना और बताना आता है। इसमें बच्चे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज को यूज़ करके। इसमें हम बोलते हैं कि वोकेशनलाइजेशन होता है और बैबलिंग, ठीक है। बैबलिंग होता है कि बैबलिंग 6 महीने की स्टेज में बच्चा आ जाता है तब बोलता है, ठीक है, अलग अलग साउंड्स को, जैसे बाबा मामा, ये बैबलिंग होती है। और उसके बाद आता है वोकेबलरी का साइज़, कि बच्चा कितने वर्ड्स लिख सकता है या कितने वर्ड्स बोल सकता है, सेंटेंस कितना फॉर्म कर सकता है, ग्रामर कितनी एक्यूरेसी से बोलता है, नरेटिव स्किल्स कैसी हैं उसकी, वर्ड्स को रिकॉल कर पाता है या नहीं कर पाता, सिंटेक्स का यूज़ करता है या नहीं करता, मुझे खेलना है, मम्मी पानी पीना है, तो ये सब वर्ड्स प्रॉपर ग्रामेटिकल यूज़ से करता है या नहीं करता। और जेस्चर का यूज़ भी एक्सप्रेशन में ही आता है, ठीक है, ये नॉन वर्बल एक्सप्रेशन होता है। इसमें है कि वो बोलने के साथ साथ इशारों को यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जेस्चर हो गया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, वो कैप का साइज़ हो गया, ये सब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का ही पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वोकलाइजेशन भी इसी में आ जाता है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें असेसमेंट करने की ज़रूरत क्या है, ताकि हम गैप को आइडेंटिफाई कर सके कि लर्निंग में कहाँ पर गैप्स आ रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि जो हेयरिंग इम्पेयर बच्चा होता है ना, उसकी रिसेप्टिव स्किल्स अच्छी नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से उसका एक्सप्रेसिव भी कमज़ोर हो जाता है। तो असेसमेंट से हमें गैप का पता चलता है कि कितना क्या गैप है दोनों में। बेसलाइन पता चलती है कि हमें यहाँ तक बच्चे के इस गोल तक अचीव कर सकता है वो, और उसके हिसाब से हम अपने प्लान्स बनाएंगे, ठीक है। मेजरेबल इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाएंगे उसके गोल के हिसाब से। टाइप ऑफ एरर, हमें एरर्स का पता चलता है कि बच्चे बार बार कौन सी एरर कर रहे हैं, ग्रामर गलत बोल रहे हैं या फिर वर्ड से नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, ठीक है, तो एरर का पता चलता है। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग प्रोग्रेस का भी पता चलता है कि थेरेपी से बच्चे में कितना सुधार हुआ है, कितना नहीं हुआ, तो हम लोग उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो हमें मॉनिटरिंग प्रोग्रेस का भी पता चलता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई और कितनी नहीं हुई, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, ओके। हम अपने आंसर को और इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ टर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे रील्स। ये वाला रील्स वो वाले रील्स नहीं होते जो इंस्टाग्राम की होती है, लेकिन इसमें आते हैं हमारे आर से रिसेप्टिव, ठीक है, ई से एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव देन एक्सप्रेसिव देन एमर्जेंट,
एमर्जेंट लैंग्वेज सैम्पल। ये जो है क्वेश्चनेयर होता है जो कि पेरेंट्स फिल करते हैं, ठीक है, क्वेश्चनेयर होता है जो कि हमारे पेरेंट्स फिल करते हैं। अब उसके बाद आता है हम लैंग्वेज सैम्पल्स का भी यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, एसेस करने के लिए, बच्चे के जो है रिकॉर्ड बनाने के लिए, ताकि हम बाद में एनालिसिस कर सकें। और फिर हम चेकलिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम कॉम्पिटेंस देख सकें उनका, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अब हम ये देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे एजुकेशनल असेसमेंट के, किन किन चीज़ों का असेसमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अलग अलग डेवलपमेंटल डोमेन्स के हिसाब से देखेंगे। पहली चीज़ कॉग्निटिव या एकेडमिक अचीवमेंट की बात करेंगे। एकेडमिक मतलब कि रीडिंग राइटिंग लर्निंग, रीडिंग राइटिंग मैथमेटिक्स जो है, अरिथमेटिक, बेसिक लिटरेसी की बात करता है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस के अंदर। तो एकेडमिक में तो हमने देखा रीड राइट कैलकुलेट कैसे करता है, स्कूल में कैसे एकेडमिक लर्निंग चल रही है। देन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में देखते हैं कि वो कम्युनिकेट कैसे करता है, लैंग्वेज को कैसे यूज़ करता है, तो वो कम्युनिकेशन का पार्ट आ जाएगा, दैट इज़ लैंग्वेज का पार्ट। देन आ जाएगा हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़, थिंकिंग रीजनिंग कैसे करता है, सोशल और इमोशनल एडजस्टमेंट जिसके अंदर साइको सोशल बिहेवियर, देन फंक्शनल और वोकेशनल स्किल्स, ठीक है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि इन सब डोमेन्स में बच्चा कैसा है, इन सब चीज़ों का असेसमेंट करेंगे। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि एजुकेशनल नीड्स क्या है चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट के। सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि उनकी ज़रूरतें क्या है एजुकेशन के फील्ड में। एम्पलीफाइड डिवाइसेस की ज़रूरत, एम्पलीफिकेशन, आवाज़ कम आ रही है तो आवाज़ को एम्पलीफाई करना और तेज़ करना, हेयरिंग एड्स का यूज़ करना, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। तो टेक्नोलॉजी और असिस्टिव डिवाइसेस, एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस इसमें आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो है वो टेक्नोलॉजिकल नीड्स हो गई, टेक्नोलॉजिकल नीड्स जिसको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम एम्पलीफिकेशन की मदद लेते हैं, ठीक है। और हम माइक स्पीकर का भी यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम में। देन हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सपोर्ट की। कम्युनिकेशन में भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, टोटल कम्युनिकेशन का यूज़ करना चाहिए हमें। टोटल कम्युनिकेशन मतलब क्या, टोटल कम्युनिकेशन मतलब साइन लैंग्वेज का भी यूज़ करना बात करते समय, ठीक है, जेस्चर्स का यूज़ करना, साइन प्लस स्पीच का यूज़ करना। लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी उनको हेल्प चाहिए, तो कम्युनिकेशन के अंदर ही आ जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। इंसिडेंटल लर्निंग जो हम करते करते सीखते हैं वो बच्चा कर पाए। फिर पेडागोजिकल नीड्स के अंदर आ जाएंगी हमारे विजुअल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आइज़ हमारी प्राइमरी सेंस ऑर्गन होती है, तो हमें विजुअल सपोर्ट देना चाहिए उनको, हर लेसन्स के साथ फ्लैश कार्ड और वीडियोस दिखानी चाहिए। प्रेफरेबल सिटिंग अरेंजमेंट उनको ऐसे करानी चाहिए कि वो टीचर के साथ बैठ सके, टीचर के सामने बैठ सके, ताकि वो लिप रीडिंग को देख सके और जेस्चर समझ सके। करिकुलम में मॉडिफिकेशन चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाइड होना चाहिए। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल नीड्स भी हमने देख ली। सोशल इमोशनल नीड्स की अगर हम बात करें तो कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स। हम लोग बच्चे की नीड्स को कंक्लूड कर सकते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन नीड्स होती है, जिसमें हमने बात करी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की और लैंग्वेज की। दूसरी उनकी पेडागोजिकल नीड्स हो सकती है, ठीक है, जिसमें हमने बात करी विजुअल सपोर्ट देने की, सिटिंग अरेंजमेंट और करिकुलम को मॉडिफाई करने की। तीसरी नीड्स हो सकती है उनकी टेक्नोलॉजिकल नीड्स। चौथी नीड्स हो सकती है उनकी सोशल और इमोशनल नीड्स, ठीक है। तो ये हमने एनालाइज करा कि बच्चे को डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस डिपेंड करता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। साइन लैंग्वेज के यूज़ करना माइल्ड लॉस है तो, अगर स्पीच थेरेपी का यूज़ करना, हियरिंग एड का यूज़ करना अगर ज़्यादा लॉस है तो, ठीक है। तो असेसमेंट और नीड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितना बेहतर हम असेसमेंट करेंगे उतनी ही अच्छी हम एजुकेशनल प्लानिंग कर सकेंगे। तो हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि असेसमेंट का मतलब होता है डाटा को कलेक्ट करना, ठीक है, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड बनाना। और फिर उसके बाद नीड्स होती है हमारी एक्शन प्लान करना, उस डाटा को हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम कंक्लूड करते हैं कि कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशनल असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, वीकनेस के लिए, और डिज़ाइन करने के लिए नीड बेस्ड इंटरवेंशन। कैसा इंटरवेंशन, जो कि नीड पर बेस्ड हो।
So everyone, I have genuinely invested my time and energy in making this series as focused and exam oriented as possible. अगर इन्होंने कुछ थोड़ा सा भी डिफरेंस क्रिएट किया है आपके प्रिपरेशन में तो मुझे बहुत खुशी फील होगी अगर ये ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुँचेगी. So this was it for today's video. All the best for your exams. मिलते हैं अगले लेक्चर में. Thank you so much.